तो बेटे हम डिस्कस कर रहे थे कार्बनिक यौगिकों के शोधन करने की विधियां। और कार्बनिक यौगिकों के शोधन करने की विधियों में मैंने अब तक आपको पढ़ा चुका हूं मैं 6 विधियां। और आज हमारे पास है ये 7वीं विधि, जिसका नाम है निर्वात आसवन विधि या कम दाब पर आसवन विधि। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन। इंग्लिश में इसे कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पॉज करके लिख लिया करो। हिंदी में भी हेडिंग लिख लो और इंग्लिश में भी लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो जरूर। जब आपको लगता है कि आप लिख नहीं पाए हो और मैंने मिटा दिया है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो बीच में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन। तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि सर इस विधि का प्रयोग कैसे कार्बनिक यौगिकों के शोधन में किया जाएगा। तो ध्यान से समझना, जो कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं यानी अपघटित हो जाते हैं, उन पदार्थों का शोधन हम करते हैं निर्वात आसवन विधि द्वारा। एक नया सवाल खड़ा हुआ बच्चों के दिमाग में कि सर जो हमने इससे पहले विधि डिस्कस की थी भाप आसवन विधि, भाप आसवन विधि में भी तो हमने ऐसे ही पदार्थ लिए थे जो अपने क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही अपघटित हो जाते हैं। तो क्या हम भाप आसवन विधि का ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं इस बार भी? तो मेरा आंसर होगा नहीं। भाप आसवन विधि में भी आप इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे और यहां भी इसी चीज को डिस्कस कर रहे। जरा ध्यान से समझना बिल्कुल। भाप आसवन विधि में भी हम ऐसे ही पदार्थों का शोधन करते हैं जो अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और निर्वात आसवन विधि में भी हम ऐसे ही पदार्थों के शोधन करना सीखते हैं या ऐसे ही पदार्थों का शोधन करते हैं जो अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले अपघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। पर अंतर पता क्या है? भाप आसवन विधि में जिन पदार्थों का आप शोधन करोगे उनके अंदर एक खासियत और होगी कि वे जल वाष्प के साथ उड़ेंगे। और निर्वात आसवन विधि द्वारा जिन पदार्थों का आप शोधन करोगे इनके अंदर वो खासियत नहीं होगी। ये यदि जल वाष्प के साथ उड़ सकते, जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती है, अपघटित हो जाती है। तो ग्लिसरीन को यदि आपको उड़ाना है तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि उसे उसके क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही आप उड़ा दो। और उसके अंदर एक प्रॉब्लम यह भी है कि ग्लिसरीन पानी के भाप के साथ भी नहीं उड़ती है। यदि जल वाष्प का सहारा लेके वो उड़ जाया करती फिर तो हम ग्लिसरीन का शोधन भी भाप आसवन विधि से ही कर लेते, जो हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस की थी। तो यहाँ पदार्थ के अंदर खासियत यह है कि वो अपने क्वथनांक तक गर्म होने से पहले ही अपघटित हो जाता है और पानी के भाप के साथ उड़ता भी नहीं है, उसका सहारा भी उसे नहीं मिलता है। इसलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। पहले तो इस बात को लिख लेते हैं, फिर आगे बताऊंगा कि कैसे। यहां लिखेंगे अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही अपघटित होने वाले अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही अपघटित होने वाले कार्बनिक यौगिकों या फिर आप कह सकते हो द्रवों, कार्बनिक यौगिकों या द्रवों का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब कैसे किया जाता है यह भी तो एक नया सवाल है कि सर कैसे करेंगे। जब वो यौगिक अपने क्वथनांक तक गर्म ही नहीं हो पा रहा है तो हम उसे तेजी से कैसे उड़ाएंगे, कैसे उसे
वाष्पित करेंगे तेजी से, जब वो अपने क्वथनांक तक गर्म ही नहीं हो पा रहा है। या तो आप ऐसा कह दो सर कि हम पानी की भाप का सहारा लेंगे उसे उड़ाने के लिए, पर आप कह रहे हैं कि उसे पानी की भाप का भी कोई फायदा नहीं होने का है, तो फिर कैसे उड़ाएंगे हम उसे। तो अब इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको सिद्धांत में। हेडिंग लिखो आप सिद्धांत, ठीक है, हेडिंग लिखो सिद्धांत, कि ये मेथड, ये विधि किस सिद्धांत पर काम करती है मैं बताऊंगा। देखो समझाऊंगा भी, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं सिद्धांत। मान लो आप वायुमंडलीय दाब को घटा देते हो, या बाह्य दाब बोल दो या वायुमंडलीय दाब, तो बाह्य दाब या वायुमंडलीय दाब को घटाने से किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों को यह बात जरूर पता होगी। तो यहां हम लिखेंगे वायुमंडलीय दाब, या वायु दाब भी कह सकते हो आप केवल, या फिर कह सकते हो बाह्य दाब, एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य दाब को घटाने से या कम करने से, घटाने से किसी द्रव का, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, क्वथनांक घट जाता है यदि आप किसी द्रव के ऊपर लगने वाले बाह्य दाब, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देते हो, तो उसका क्वथनांक भी घट जाता है। यानी वो अब उतना गर्म करने की जरूरत नहीं है उसे उबालने के लिए जितना नॉर्मली उसे गर्म करने की आवश्यकता थी। जैसे मैं आपको इस चीज को समझाता हूं, अच्छा चलो इस चीज को समझाता हूं। मान लो आपके पास एक बर्तन है इस तरह का, और इस बर्तन में आपने यहां तक भर रखा है एक द्रव। तो आपको पता है कि इस द्रव के जितने भी अणु हैं सब ब्राउनी गति कर रहे होंगे, एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, बर्तन की दीवारों पे भी टकरा रहे होंगे और स्वतंत्र तल पे भी तो टकरा रहे होंगे। यहाँ जो ये दाब लगा रहे, इस दाब को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। और ऊपर क्या है, हवा। हवा जो है वो भी, हवा में भी तो बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, वे भी तो टकरा रहे होंगे इसके स्वतंत्र तल पर ऊपर से। तो हवा जो इसके स्वतंत्र तल पर ऊपर से दाब लगा रही होगी, उस दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटीएम। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं ना, तो द्रव उबलना शुरू कर देता है और बहुत तेजी से वाष्पित होता है। अब यदि मैं आपको यूं कह दूं कि मान लो ये जो द्रव है वो जल है, द्रव क्या है, जल है, पानी भर रखा हमने इसमें बर्तन में। आपको पता है कि पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए, या पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको पानी को 100 डिग्री सी तक गर्म करना होगा। पता है ना इस बात को, पानी को कितना गर्म करते हैं हम, 100 डिग्री सी पर, जब पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पाता है। पर आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस वायुमंडलीय दाब को घटा दूं, क्या फिर भी पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सी तक मुझे गर्म करना होगा? यदि मैं इस वायुमंडलीय दाब को घटा दूं, तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, यदि आपने इस वायुमंडलीय दाब को घटा दिया तो वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में आपको 100 डिग्री सी तक गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शायद 90 डिग्री सी पर ही उबलना शुरू हो जाए पानी, या फिर 80 पे उबलना शुरू हो जाए। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे पास है। आप यदि मान लो मैं यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, और ये है मैदान। मैदान पे आप पानी को गर्म करके देखो, पानी उबलेगा 100 डिग्री सी पर। आप जो है पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ, यहाँ बिल्कुल जाके बहुत ऊंचाई पर, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, यहाँ बैठ गए, यहाँ पानी को गर्म करो, तो यहाँ पानी को जब खुले बर्तन में गर्म करोगे ना, तो पक्की बात है 100 डिग्री सी से पहले ही उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है पहाड़ी क्षेत्रों में जितना ऊपर जाते हैं ना हम, उतना वायुमंडलीय दाब घटता है।
फिजिक्स वाले सर ने आपके पढ़ाया होगा कि जितना भी धरती के तल से ऊपर की तरफ को चलोगे या समुद्र तल से जितना ऊपर की तरफ को चलोगे, वायु का घनत्व उतना घटता है। और वायु का घनत्व घटता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते हैं, कणों की संख्या घटती है, वायु में उपस्थित कणों की संख्या। और वायु में उपस्थित कणों की संख्या घटेगी तो उनका दाब घटेगा, वे जो दाब आरोपित कर रहे हैं किसी भी वस्तु के ऊपर वो दाब घटेगा। तो जितना ऊपर की तरफ को जाओगे दाब उतना घटेगा, और दाब घटेगा तो कुल मिलाकर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो घट रहा। यहाँ इस भिगोने को गर्म करो, यहाँ गर्म करो, यहाँ पानी 100 डिग्री सी पे उबल रहा और वहां उबल गया 60 डिग्री सी पे ही। तो ऐसा पता क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए तो हुआ क्योंकि जितना ऊपर जाओगे धरती से वायुमंडलीय दाब, ये बाह्य दाब उतना घटता जाता है, और जितना बाह्य दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा उतना ही कम गर्म करना पड़ेगा जल को या किसी भी द्रव को, उस द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में, क्योंकि वायुमंडलीय दाब को आप घटाते जा रहे हो। ठीक है, हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले यूनिट्स में, पहले चैप्टर्स में भी पढ़ाई है। जिन बच्चों ने इससे पहले चैप्टर्स ढंग से पढ़ रखे हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ये पॉइंट, हाँ सर ये बात तो हमें पता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपको कह दूं कि बैंक का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत है। ठीक है, तो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और यदि नियम आ जाए कि बैंक का फॉर्म भरने के लिए 10th की मार्कशीट की जरूरत है, 10वीं क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ, तो बताओ कितना आसान हो जाएगा बैंक का फॉर्म भरना। 10वीं वाले बच्चे भी भरेंगे उस फॉर्म को, तो क्या इस बार भी 10 लाख फॉर्म ही भरे जाएंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएं बैंक के। समझ रहे ना आप बात? तो बिल्कुल ऐसा ही है, जितना धरती से ऊपर की तरफ को जाओगे उतना वायुमंडलीय दाब घटेगा, और जितना वायुमंडलीय दाब घटेगा उतना ही क्वथनांक भी घटेगा द्रव का। अब उसे उतना गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ इसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे। जल्दी से पोज करके लिखो आप, फिर मैं बताता हूं विधि। पोज करके लिखो आप, लिख लिया बेटे? ठीक है, तो निर्वात आसवन, निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां हवा भी ना हो। निर माने विदाउट, वात माने वायु, जहां हवा भी ना हो। यदि मैं आपको कह दूं कि जहां हवा नहीं है वहां पानी को रख दो, तो पानी शायद 0 डिग्री सी पर ही उबलेगा। ठीक है, वो रहेगा ही नहीं बर्तन में। ये जो वायुमंडलीय दाब है ना, ये वायुमंडलीय दाब ही जिम्मेदार है पानी को पानी रखने में। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, यदि वायुमंडलीय दाब ना हो, तो बेटे पानी तो पानी रहेगा ही नहीं। पानी तो फिर यूं कहेगा कि मैं द्रव अवस्था में क्यों रहूं, मैं तो गैस ही बनूंगा, क्योंकि मुझे मेरी औकात में रखने वाला कोई है ही नहीं। ये जो वायुमंडलीय दाब है वही तो पानी के ऊपर एक दबाव लगाता है कि द्रव अवस्था में ही रहे, गैस में कन्वर्ट होने की कोशिश ना कर। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो पानी को द्रव अवस्था में रखने के जिम्मेदार हैं। उनमें से एक फैक्टर तो यही है, एक फैक्टर तो यही है जो मैंने आपको बताया, एक कारक तो यही है वायुमंडलीय दाब, और दूसरा एक कारक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पानी द्रव है, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो पानी गैस होता। समझ रहे ना आप? ये बात उस बच्चे की समझ में आएगी जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रखा है, हाइड्रोजन बंध के बारे में जिसे जानकारी है, और जिसे जानकारी नहीं है उसे अजीब लग रहा होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हेडिंग लिखो आप विधि। नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लेना जरूर, हाइड्रोजन बंध। हेडिंग लिखो आप विधि। आपको क्या करना है, चित्र को देखो अब जरा ध्यान से। इस चित्र में हमारे पास बर्नर है, बालू उष्मक है, रेत भर रखा हमने, अशुद्ध ग्लिसरीन है। ध्यान से समझो यहाँ क्या लिखा हुआ है। अशुद्ध ग्लिसरीन है, थर्मोमीटर है, निकास नली है, जल संघनित्र है, ग्राहक पात्र या ग्राही है। हमने क्या कर रखा है, सारा उपकरण तैयार कर दिया और इस उपकरण को एयर टाइट कर दिया, सील बंद है बिल्कुल उपकरण, हवा नहीं एंट्री मार सकती। और ये जो पाइप जा रहा है ना, ये जा रहा है निर्वात पंप में। इसका सारे उपकरण का हमने दाब घटा रखा है। जब आप निर्वात पंप से इसके अंदर से हवा खींच लोगे तो दाब तो घटेगा ही, और दाब को घटा के हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया दाब को घटा के। और दाब कितना हमने घटा दिया उस चीज को नापने के लिए हमने दाब मापी भी यहां लगा दी। दाब मापी, प्रेशर गेज।
जैसे आप अपने स्कूटर, कार, बस, ट्रक का टायर का हवा का दाब चेक करते हो, ऐसा ही तो होता है वो दाब मापी। आपकी किताब में दाब मापी का चित्र अलग तरीके से हो सकता है, पर दाब मापी तो कई तरह की आती है। जैसे तराजू कई तरह की आती है। पहले तो हम ऐसी तराजू का यूज करते थे जिसमें दो पलड़े होते थे, एक तरफ बाट रखे और एक तरफ सामान रखा। ठीक है, एक तरफ वेट्स, एक तरफ सामान। क्या अब भी आप मार्केट में ऐसी तराजू देखते हो? नहीं। अब तो आप मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखते हो कि उस पर सामान रखने की जरूरत है, दाब अपने आप बता देगा कि कितना इसका द्रव्यमान है। इसी तरीके से प्रेशर गेज ऐसा देखते हो आप मार्केट में, आप ऐसा चित्र में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने निर्वात पंप की सहायता से इस पूरे उपकरण की हवा को खींच रहे आप लगातार, जिससे आप वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर घटा रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बाह्य दाब को आप घटा रहे हो और उस दाब को स्थिर कर रखा आपने यहां से देख के। जब आप ग्लिसरीन को नॉर्मल दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब यानी 760 मिलीमीटर एचजी, ग्लिसरीन को जब 760 मिलीमीटर एचजी पर गर्म करोगे तो इसका क्वथनांक होता है 563 केल्विन। ध्यान से समझो, कान खोल के समझो। ग्लिसरीन का क्वथनांक 563 केल्विन होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ग्लिसरीन को उड़ाने के लिए हम इसे 563 केल्विन तक गर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते जी? गर्म इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्लिसरीन को जब 563 केल्विन पर आप गर्म करोगे ना, तो 563 केल्विन पर पहुंचने से पहले ही अब घटित हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब 563 केल्विन से पहले ही टूट जाएगा तो फिर इसे 563 तक गर्म करके कैसे उड़ाएंगे? हम उड़ा ही नहीं सकते भाई। और जब हम इसे उड़ा नहीं सकते तो फिर तो दिक्कत ही है, फिर तो हम इसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे उपकरण का दाब -12 मिलीमीटर एचजी करेंगे, यानी हम इसका दाब 760 मिलीमीटर एचजी से लगभग घटाएंगे। माइनस माने घटाना है। कितना घटाना है? 12 मिलीमीटर एचजी घटाना है। 760 में से 12 घटाना है। इतना घटा के यहां देख लो कि आपने 760 में से 12 घटा दिया। यह -12 इसलिए लिखा है कि 12 मिलीमीटर एचजी घटाओगे तो क्या होगा, ग्लिसरीन पर जब बाह्य दाब घटेगा तो उसका क्वथनांक 563 केल्विन से घटकर 453 केल्विन हो जाता है, यदि माइनस करते हो 12 मिलीमीटर एचजी को आप। यदि दाब को इतना घटा देते हो ना, तो ग्लिसरीन को अब 563 केल्विन पे गर्म करने की जरूरत नहीं है। अब वो 453 केल्विन पे उड़ना शुरू हो जाएगा, उसका क्वथनांक घट जाएगा। समझ में आ रही ना बात? तो अशुद्ध ग्लिसरीन लिया, दाब आपने इस निर्वात पंप और दाब मापी से चेक करके दाब कितना घटा दिया, माइनस कर दिया 12 मिलीमीटर एचजी। अब क्वथनांक हो गया 453, थर्मोमीटर लगा हुआ है। अब आप इसे अशुद्ध ग्लिसरीन को, अशुद्ध द्रव को 453 केल्विन पर गर्म करो, इससे ऊपर नहीं ले जाना, क्योंकि यदि यहां तक लिया है फिर तो टूट ही जाएगा, अब घटित हो जाएगा। 453 केल्विन तक लाओ, उड़ना शुरू हो जाएगा ग्लिसरीन, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो 563 पे उड़ रहा था, यानी उड़ना चाहिए था 563 पे, उसे हमने 453 केल्विन पे उड़ा दिया। और यहां ग्लिसरीन की, शुद्ध ग्लिसरीन की वाष्प जल संघनित्र में से जैसे ही गुजरेंगी, ठंडी होंगी, द्रवीभूत होंगी, और द्रवीभूत होकर, द्रवित होकर यहां आपको शुद्ध ग्लिसरीन इकट्ठा हो जाएगा ग्राही। जब तक बूंद बूंद गिरती रहे, जब तक प्रोसेस को चलाते रहो। जब गिरनी बंद हो जाए, टेम्परेचर इतना ही रखना है, 453 केल्विन। यहां तो हमने एग्जाम्पल लिया ग्लिसरीन का, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे सर्वप्रथम चित्र के अनुसार, सर्वप्रथम चित्र के अनुसार पूरे उपकरण, चित्र के अनुसार पूरे उपकरण का दाब निर्वात पंप व दाब मापी द्वारा घटाकर
स्थिर कर लेते हैं। मतलब पूरे उपकरण का दाब आप घटा के स्थिर कर लो कि इतना हमने घटा दिया, जैसे -12 घटा दिया हमने, 12 मिलीमीटर Hg घटाकर स्थिर कर लेते हैं, घटाकर स्थिर कर लेते हैं। अब अशुद्ध द्रव को, हमारा द्रव यहां ग्लिसरीन है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अशुद्ध ग्लिसरीन को, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब अशुद्ध द्रव को उसके क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करने से क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करने से ही क्या होगा, बताओ क्या लिखूंगा मैं। क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करने से ही, देखो अशुद्ध द्रव को उसके क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक तो इतना था पर अब आप इतना गर्म कर रहे, गर्म करने से ही वह क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। उसकी वाष्पों को, आपको पता है ना कि क्वथनांक से कम ताप पर क्यों हो रहा है वाष्पित, क्योंकि आपने ये जो बाहर से दाब लग रहा था ना, ये दाब, इस दाब को आपने घटा दिया इस निर्वात पंप के द्वारा। निर्वात पंप हवा को खींचने वाला, ठीक है, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, ठीक है। तो उसकी वाष्पों को फिर संघनित्र द्वारा द्रवीभूत कर लोगे आप, जल संघनित्र, उसकी वाष्पों को जल संघनित्र द्वारा द्रवित करके शुद्ध द्रव को ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है, ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है, ठीक है। तो ग्राही में आप एकत्र कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की कि कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका शोधन आप इस विधि द्वारा कर सकते हो, जो अपने क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही टूटने को तैयार हैं, अपघटित हो जाते हैं पहले ही। तो पहला एग्जाम्पल तो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने लिख रखा है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ध्यान रखना, ग्लिसरॉल कह दो या ग्लिसरीन कह दो। ग्लिसरीन के शोधन में, तो ग्लिसरीन के शोधन में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में आपको समझाया, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड का आसवन करना हो, H2O2 में भी यही प्रॉब्लम है कि अपने क्वथनांक पर पहुंचने से पहले ही टूट जाता है। H2O2 का आसवन यदि आपको करना हो तो कम दाब पर आसवन या निर्वात आसवन विधि का ही आप प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और ध्यान रखना, जो गन्ने के रस का सांद्रण करना हो, गन्ने के रस का सांद्रण, तो भी आप इसी विधि का प्रयोग करोगे, ठीक है। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप पॉज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा कम दाब पर आसवन या निर्वात आसवन विधि। बस आज इतनी पढ़ाई करेंगे,
मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। वीडियो का स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो जरूर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।